हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज करवाई गई है 3.0, तो इस क्लास का अपन रिवीजन करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इस क्लास की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप लर्न विद किरण गुर्जर नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ अभी दिक्कत आ रही है टेलीग्राम में कि पीडीएफ ओपन नहीं हो पा, मतलब पीडीएफ भी नहीं शो हो रही है और टेलीग्राम का लिंक भी मतलब ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उसका भी थोड़ा सोल्यूशन कर रही हूँ। तो ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा ये रिवीजन करवाया गया है, जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एपिसोड नंबर 1 है, इसका रिवीजन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान का हृदय एंड आत्मा है वो किसको कहा गया है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो उसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। तो इसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर 32 के तहत ही रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जारी की जाती है। समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है इनका उल्लेख। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक उल्लेख है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 29 से 30 तक है। तो मूल संविधान था, उसके अंदर ही मूल संविधान के अंदर जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? तो वो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। मतलब जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था, उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 के अंदर ही मूल अधिकार से उसको विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत ही है। ये मूल अधिकार एक भाग नंबर 3 के अंतर्गत है और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आते हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की सभा के अंदर ही किसके कहने पर बनाई गई है? तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई है? तो जो कैबिनेट मिशन आया था भारत के अंदर ही 1946 के अंदर, इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, तो ये 3 सदस्य आए थे। इनके कहने पर ही भारत की जो संविधान सभा है इसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन ये भारत में कब आया था? तो जो साइमन कमीशन है ये 1927 के अंदर तो इसका निर्माण हुआ था। भारत के अंदर ये 1928 के अंदर आया था और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे। जब ये भारत, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए ये भारत के अंदर ये विरोध, मतलब भारत के लोगों के द्वारा इसमें विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने ही राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और जो प्रस्तावना है ये कब पेश की गई थी? तो 23 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही प्रस्तावना है वो पेश की गई थी। और इस प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ही इसको स्वीकार किया गया था। तो ये डेट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है वो कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था, क्योंकि इसी दिन ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही अपना पद ग्रहण किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, प्रस्तावना के अंदर ही संशोधन एक ही बार हुआ है अभी तक। तो कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 1976 के द्वारा इसका संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर ही 3 नए शब्दों जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। इनका संविधान के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11 हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही उनको जोड़ा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जा सके। अब आगे और देख लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इसकी अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ही इसकी पहली अस्थायी अध्यक्षता की गई थी। संविधान के अंदर भाग कितने हैं? तो 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। और अनुसूचियां कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के ही किस भाग के अंदर ही नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर ही नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग नंबर 9A। तो भाग नंबर 9A है। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, लागू हुआ था 1 जून 1993 को। अनुसूचियां कितनी है? तो ये कौन सी अनुसूची के अंदर है नगर पालिका? तो 12वीं अनुसूची के अंदर है। नगर पालिका के अंदर विषय कितने हैं? तो 18 विषय हैं। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद नंबर 243P से लेकर 243ZG तक ही नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। आगे देखते हैं, पंचायती राज है, वो भाग 9 के तहत है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। अनुसूची नंबर 11 के अंदर ही पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंदर टोटल विषय 29 हैं और अनुच्छेद है 243 से 243O तक। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। जो सहकारी निकाय है ये भाग 9B के अंतर्गत है और इसको 97वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं, हैदराबाद रियासत को ही भारतीय संघ के अंदर कब मिलाया गया था? तो 1948 के अंदर ही भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के अंदर मिलाया गया था। हैदराबाद ही ऐसी पहली रियासत थी जिसको कि वेलेजली के द्वारा ही साइक संधि से हस्ताक्षर करने वाली भी पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, मल्लिका शाहराबाई जो कि विख्यात मशहूर भारतीय नृत्यांगना है, तो किसकी नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की है। अब भारत के अंदर ये शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तरी भारत का है। ओडिशा ये उड़ीसा का ही है। मणिपुरी मणिपुर का ही है। कथकली और ये मोहिनीअट्टम केरल के हैं। सत्रिया ये असम का है। और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो सत्रिया ही है। अब देखते हैं जो नृत्य हैं इनकी नृत्यांगना कौन है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सत्रिया नृत्य है ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम से संबंधित है और इसको शंकर देव का जो अंकिया नाटक है उसके अंदर इसका उल्लेख भी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये मंदिरों के अंदर ही रुक्मणी देवी के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों की नृत्यांगना है। तथा जो मृणाली साराभाई है ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो इसके अंदर ही थाल व मटका नृत्य किया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति तथा राधा रेड्डी है वो इसके कलाकार हैं। आगे देखते हैं ओडिसी, तो माधवी मुर्दुल, केलुचरण महापात्र ये और संयुक्त पाणिग्रही ये सब इसके नृत्यांगना है। कथकली केरल का है, तो कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन ये सब इसके नृत्यांगना है। और इसके अंदर हरा रंग है वो विजय का और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक होता है, तो इसमें लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। कथक तो पंडित बिरजू महाराज इससे संबंधित है, जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। लच्छू महाराज तथा सितारा देवी भी इससे संबंधित है। मणिपुरी तो जो झापेरी बहन है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल का है, तो इसकी कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी तथा भारती शिवाजी ये सब इसकी नृत्यांगना है। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये संतूर वाद्य यंत्र से ही है। और सितार वादक पंडित रविशंकर और विलायत खां है ये सितार वादक हैं। तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज हैं ये तबला वादक हैं। तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लेना। बांसुरी वादक कौन है? तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया हैं। सहनाई वादक तो बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन हैं। सरोंद वादक तो अहमद अली खां और अली अकबर खां हैं। वीणा वादक तो एस बालचंद्रन हैं। संतूर वादक तो शिव कुमार शर्मा एंड भजन सोपारी है। तो जो भजन सोपारी है इनका निधन भी हो गया है। वायलिन वादक तो डॉक्टर एन राजन हैं। 3 इंपोर्टेंट नाम है इनका, याद रख लेना।
आगे देखते हैं कि भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया है, तो तमिल को दिया गया था 2004 के अंदर ही, तेलुगु को दिया गया था 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में दिया गया था, संस्कृत को दिया गया था 2005 के अंदर, मलयालम को 2013 में और उड़िया ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जिसको कि 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं कानबेलिया नृत्य, ये राजस्थान का फेमस है और इसकी फेमस नृत्यांगना है गुलाबो। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। पंडवानी पंथी तथा राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। बुइया, चालो और वांचो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नौटंकी, रासलीला और कंजरी ये उत्तर प्रदेश का है। देखनी, फूंगदी और सिग्मो ये गोवा का है। डांडिया गरबा गुजरात का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है। बिहू, बगुरम्बा और भोरताल ये असम का है। जाट, जाटिन और विदेशिया ये बिहार के हैं। तो ये महत्वपूर्ण मतलब जो भी नृत्य कहाँ के फेमस है वो है, तो इम्पोर्टेंट है, इनका भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के अंदर ही सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो जो वायसराय है इसकी कार्यकारी परिषद है, इसके अंदर सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो इनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इल्बर्ट बिल तो 1884 के अंदर ही किस वायसरॉय से संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। और ये इल्बर्ट बिल है ये क्या है, तो ये न्यायपालिका के अंदर ही सुधार के लिए लाया गया था। वैज्ञानिक जनगणना सबसे पहले 1881 के अंदर ही लॉर्ड रिपन के द्वारा लाई गई थी। जनगणना की शुरुआत 1872 के अंदर ही लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। शिक्षा संबंधी जो हंटर आयोग है ये 1882 के अंदर ही रिपन के समय लाया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी रिपन को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं डफरिन। तो डफरिन है जो डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 के अंदर ही, और इसके पहले सीईओ कौन थे, तो एओ हुम थे। सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक जो पंचाट है ये 1932 के अंदर ही रेमसे मैकडोनाल्ड के समय ही लागू किया गया था। 1932 के अंदर ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ है, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था यरोदा जेल पुणे के अंदर ही। आगे देखते हैं गरम दल एंड नरम दल है, इनका संबंध विच्छेद कब हुआ था, तो 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन में। और गरम दल और नरम दल के संबंध है वो अच्छे कब हुए थे, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसके अंदर ही इनके संबंध अच्छे हुए थे। तो जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो अंबिका चरण मजबूदार के द्वारा ही की गई थी। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन भी 1931 के अंदर ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं रोलेट एक्ट, ये 1919 का है। किसके काल में आया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में आया था। और रोलेट एक्ट है इसको काला कानून भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 के अंदर ही, और इस समय वायसरॉय कौन थे, तो करजन थे। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, और किसके समय हुआ था, तो चेम्सफोर्ड के समय ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 के अंदर ही, और इस समय वायसरॉय थे इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 के अंदर हुआ था ये, और लिन लिथगो है इस समय वायसरॉय थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना ये भी किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय एक्ट ये भी कर्जन के समय ही, और सेकंड दिल्ली दरबार का आयोजन ये भी कर्जन के समय हुआ था। तो कर्जन के समय क्या क्या हुआ था इनके बारे में ये है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ओवेन मेरीडेथ नाम से ही कविताएं कौन लिखता है, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो भी 1878 के अंदर ही लिटन के समय ही लाया गया था, और इसको समाप्त किसने किया है, तो रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव हैं। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो ये है हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो ये है विलियम बेंटिंग। भारत के फर्स्ट वायसरॉय कौन है, तो ये है कैनिंग। तो इंपोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं
भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 के अंदर ही। उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड होर्डिंग है, ये उस समय वाइसरॉय थे। और जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आया था, तो भारत आया था तभी ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो किसके आगमन पर? तो जॉर्ज पंचम के आगमन पर ही। आगे देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। तो ये 1909 का एक्ट है, ये मार्लो मिंटो एक्ट से संबंधित ही है। इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात जो मुसलमान हैं इनको अलग मतदान का अधिकार दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1800 रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1773 में आया था, ये थोड़ी सी गलत हो गया, तो 1773 के अंदर आया था। भारत शासन एक्ट 1935, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय सेवाएं भी इस समय शुरू हुई थी। आगे देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो एमजी रानडे के द्वारा की गई है। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। और ज्योतिबा फुले की एक फेमस पुस्तक का नाम भी है गुलामगिरी। लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार हैं, ये इसकी स्थापना तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही की गई है। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना, क्योंकि ये आरएस जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1764 के अंदर ही। उस समय अंग्रेज कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। और इस लड़ाई के बाद में कौन सी संधि की गई थी? तो इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 के अंदर ही। प्लासी का युद्ध तो 1757 के अंदर ही। और इस समय अंग्रेज कौन थे? तो क्लाइव थे। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही। कॉर्नवालिस को ही भारत के अंदर ही सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। रेयताड़ी बंदोबस्त तो ये रीड व मुंद्रो के द्वारा शुरू की गई है। महलवाड़ी तो ये होल्ट एंड मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई है। तो स्थायी बंदोबस्त है वो तो बंगाल है, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में शुरू की गई थी। तथा रेतवाड़ी बंदोबस्त ये भारत के अधिकतर क्षेत्रों में की गई थी। और जो महलवाड़ी है ये पंजाब वाले क्षेत्र में की गई थी। आगे देखते हैं वास्को डी गामा भारत के अंदर ही कब आया था? तो 1498 के अंदर आया था। कौन से बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पर ही। और कालीकट बंदरगाह पर ही इनका स्वागत किस शासक के द्वारा, किस भारतीय शासक के द्वारा किया गया था? तो जमोरीन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। कृष्णदेवराय तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन है? तो हरिहर तथा बुक्का है। कृष्णदेवराय का फेमस ग्रंथ कौन सा है? तो यह है आमुक्त माल्यदा। और कृष्णदेवराय के समय ही अष्टदिग्गज भी थे। तो अष्टदिग्गज किसके समय थे? तो कृष्णदेवराय के समय ही थे। आगे देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 के अंदर ही अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ी गई थी। उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो शाह आलम सेकंड है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय शासक थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये अल्मेडा के द्वारा ही लागू की गई थी। अल्मेडा ये एक पुर्तगाली नेता था। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये है अल्फोसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क है ये इसका वास्तविक संस्थापक है। पुर्तगाल भारत के अंदर सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत के अंदर तमाकू प्रिंटिंग प्रेस है, ये मतलब किनके द्वारा दी गई है? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई थी। आगे देखते हैं चार्ल्स सेकंड के साथ ही कैथरीन का जो विवाह किया गया था। तो ये कैथरीन कौन है? तो ये पुर्तगाली है। तो इसके विवाह के अंदर ही दहेज के अंदर क्या दिया गया था? तो मुंबई दिया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही मुंबई को दहेज के अंदर दिया गया था। तो किस किस का विवाह था? तो चार्ल्स सेकंड और कैथरीन का ही। चार्ल्स ये इंग्लैंड के थे और कैथरीन ये पुर्तगाली थी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 के अंदर ही। तो हड़प्पा सभ्यता ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर ही है। राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी है, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। आगे देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लागू किया गया था? तो क्लाइव के समय ही लागू किया गया था। और समाप्त किसने किया है? तो हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। कालीबंगा के अंदर किसके चिन्ह मिले थे? तो हल्के चिन्ह है वो कालीबंगा में मिले थे।
हड़प्पा के अंदर ही स्टेच्यू ऑफ प्रीस्ट के चिन्ह मिले थे। मोहनजोदड़ो के अंदर ही विशाल जो स्नानागार है इनके चिन्ह देखे गए थे। लोथल के अंदर ही तो जो बंदरगाह वगैरह है पतन है वो लोथल के अंदर देखे गए थे। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। धोलावीरा ये भी गुजरात के अंदर ही है और धोलावीरा को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा ही महापरिनिर्वाण कहाँ लिया गया था? तो कुशीनगर के अंदर ही। इन गौतम बुद्ध का जन्म का मतलब नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। पहला उपदेश इनके द्वारा कहाँ पे दिया गया है? तो सारनाथ के अंदर ही। तो पहले उपदेश दिया गया इसको क्या कहते हैं? तो अभिधम्म चक्र कहते हैं। और सर्वाधिक बार उपदेश कहाँ पे दिया गया है? तो श्रावस्ती के अंदर ही। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है? तो बोध गया बिहार के अंदर हुई है। और कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा बाण भट्ट लिखी गई है। कादम्बरी और बाण भट्ट हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? नहीं सॉरी, बाण भट्ट है वो किसके समय थे? ये तो हर्षवर्धन के ही समय थे। और बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखी थी? कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और हरिसेन तो प्रयाग प्रस्ती का उल्लेख किया गया है। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा ही सबसे पहले प्रयोग में होने वाला है? तो जो है, इसको पहले यऊ भी कहते हैं। तो जो है उसको मनुष्य सबसे पहले प्रयोग में लिया था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट नगरीय सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता है इसको फर्स्ट नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है और इसका काल है आद ऐतिहासिक काल। तो ये काल भी याद रख लेना। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही कौन सी धातु पाई गई है? तो सोना है, तांबा है, चांदी है, ये पाई गई थी। लोहा नहीं पाया गया था। परूषणी किस नदी को कहते हैं? तो रावी नदी को। तो ये वेदों के अंदर ही परूषणी रावी को कहते थे। चिनाब को अश्कनी कहते थे और झेलम को वितिस्ता कहते थे। तो ये भी याद रख लेना। वेद त्रय के भाग कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। वेद त्रय का भाग नहीं है। तो ऋग्वेद के अंदर ही 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण है। सामवेद संगीत से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो राजगृह में। सेकंड का आयोजन वैशाली में। थर्ड का आयोजन पाटलिपुत्र में। और फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र हैं, वो फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें अध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? तो कनिष्क हैं, ये शासक थे। और फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं के अंदर बट गया था, महायान और हीनयान के अंदर ही। आगे देखते हैं बुद्ध का समकालीन शासक कौन था? तो बिंबिसार हैं। त्रिपिटक ये धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का ही। त्रिरत्न तो त्रिरत्न जैन के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म और संघ। तो बुद्ध धर्म संघ है ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे देखते हैं एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी 1897 के अंदर। आगे देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो कुंडल ग्राम के अंदर हुआ था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को ही। इनका बचपन का नाम वर्धमान है और इनका निधन पावापुरी के अंदर हुआ था। तो महावीर स्वामी का हाल ही के अंदर इनकी जयंती भी आई थी 4 अप्रैल को ही। 5 सिद्धांत दिए गए थे इनके द्वारा ही। तो सत्य, ऐस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो जो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा ही दिया गया था। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो यह है महावीर स्वामी। आगे देखते हैं वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध को ही जन्म, ज्ञान और मोक्ष इन तीनों की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय के अंदर किया गया है। दक्षिण भारत के अंदर ही कौन सा महाजनपद है? तो अश्मक है। कौन सी नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। और ये अश्मक है, इसकी राजधानी क्या है? तो पोतन या पोतली है वो इसकी राजधानी है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ही ये अश्मक है जो कि वो सब उत्तर भारत के अंदर है, ये
पहला महाजनपद है कि जो कि दक्षिण भारत के अंदर है। आगे देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय से है। सांख्य दर्शन से संबंधित कपिल मुनि है। योग किसने दिया है? तो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और देखते हैं, वैशेषिक दर्शन ये कणाद के द्वारा दिया गया है। जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा दी गई थी। उत्तर मीमांसा ये बदनारायण के द्वारा दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड ये सूर्य के चारों ओर ही किन के बीच चक्कर लगाता है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ही चक्कर लगाता है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के हैं। कितने हैं? तो 92 हैं। आगे देखते हैं, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात बराबर कब होते हैं? इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च ये दिन रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को ही दिन रात है वो बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। आगे देखते हैं, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर ही जब आकाश के अंदर चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सुमेरु ज्योति। तो सुमेरु ज्योति कहते हैं, इसको भी याद रख लेना। ग्रीय गति के 3 नियमों की अवधारणा है वो किसने दी है? तो केपलर के द्वारा दी गई है। इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया है? तो हेकले के द्वारा। इकोसिस्टम तो ये ऑर्थर टेंसले के द्वारा दी गई है। पेट्रोलॉजी चट्टान को कहते हैं, मतलब चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? तो आग्नेय चट्टानी है जो कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट से संबंधित है। आगे देखते हैं, अल्ट्रा जीव भार बायोमास के पिरामिड ये जलीय परिस्थिति पिरामिड होते हैं जो कि उल्टा होते हैं। तो उल्टा जीव भार या बायोमास पिरामिड कौन से हैं? तो जलीय परिस्थिति के पिरामिड हैं, ये उल्टे होते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहते हैं? तो सिसिली का जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसको ही भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। तो जो सिसिली का जो स्ट्राम्बोली है इसको ही लाइट हाउस कहते हैं भूमध्य सागर का। तो ये भी थोड़े याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, आगे देखते हैं कि म्यांमार से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की सीमा है वो म्यांमार से लगती है। म्यांमार के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो जो इरावती नदी है वो म्यांमार के अंदर ही प्रवाहित होती है। सफेद पैगोडाओं का देश किसको कहते हैं? तो भी म्यांमार को ही कहते हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय तटरेखा की लंबाई सबसे लंबी है? तो वैसे गुजरात का तो सबको ही पता है कि गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रखा हो तो आंध्र प्रदेश है सेकंड नंबर पे। और मतलब पूरे विश्व के अंदर ही कौन सा देश की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो वो है कनाडा की। तेलंगाना की मतलब तेलंगाना को कब राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 2 जून 2014 को ही तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था। आगे देखते हैं, मांजुली द्वीप तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, असम के अंदर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत के अंदर सांगपो नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। तो आज की जो सर के द्वारा जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 1 करवाई गई है वो यही समाप्त होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। और ऐसे ही मतलब आपका सपोर्ट बनाए रखना। मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको इसकी PDF भी और रिवीजन है वो भी करवाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 है इसके एपिसोड नंबर 2 है इसका रिवीजन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास करवाई गई है उसी का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। इसमें कलाकार और ये कला रूप है उसके बारे में बताया गया है। जो संयुक्त पाणिग्रही है तो संयुक्त पाणिग्रही ये कलाकार कौन सी कला के हैं? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। M गोपाल कृष्ण अय्यर ये वायलिन वादक है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये सितार वादक है। पाल घाट मणि अय्यर तो ये मृदगम से संबंधित है। सितार अब और देखते हैं अन्य को। सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर है और विलायत खां है। तबला वादक तो जाकिर हुसैन तथा अल्लाह रखन खान और किशन महाराज है, ये तबला वादक है। बांसुरी वादक तो पन्नालाल घोष और हरि
हरि प्रशांत चौरसिया है, ये बांसुरी वादक है। शहनाई वादक तो ये है बिस्मिल्ला खां और अली अहमद हुसैन है, ये शहनाई वादक है। सरोंद वादक तो अहमद अली खां और अली अकबर खां है, वो भी सरोंद वादक हैं। वीणा वादक तो एस बालचंद्रन है, वो वीणा वादक है। संतूर वादक तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी है, इनका संबंध संतूर वादक से है। भजन सोपारी का हाल ही में निधन भी हो गया है। आगे देखते हैं वायलिन वादक तो एम गोपाल कृष्ण अय्यर, ये वायलिन वादक हैं, तो ये भी थोड़े याद रख लेना। आगे देखते हैं भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म कौन सी है, तो इसको सत्यजीत रे के द्वारा ही 1913 के अंदर बनाया गया था, राजा हरिश्चंद्र। तो फिल्म का नाम क्या है, राजा हरिश्चंद्र है। पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो इसका नाम है आलम आरा। तो इसी आलम आरा फिल्म है, इसको 1931 के अंदर ही दादा साहेब फाल्के के द्वारा इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं चित्रकला से संबंधित, तो किन किन का संबंध है चित्रकला से, तो ये अमृता शेरगिल, नंदलाल घोष, अविंद्रनाथ टैगोर। तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत माता का चित्र बनाया गया था। और राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा भी फेमस चित्रकार है, तो राजा रवि वर्मा है, इनके द्वारा ही शकुंतला का चित्र भी बनाया गया है। और इनका जन्म केरल के अंदर हुआ है। त्रावणकोर जो रियासत है वो राजा रवि वर्मा से संबंधित है, और राजा रवि वर्मा को ही चित्रकला का राजकुमार भी कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं भारत के पिकासो कौन है, तो एमएफ हुसैन है, इसको भारत के पिकासो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ये है विधि। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य यात्रा है। उत्तराखंड का लोक नृत्य तो ये झोरा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास की मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखते हैं असम का त्योहार, तो बिहू, रंगोली बिहू तथा बंगरुम्बा है, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, त्योहार है, तो ये असम के त्योहार है। केरल का ओणम है। तमिलनाडु का पोंगल है, तो पोंगल के अंदर ही जो जल्लीकट्टू महोत्सव है इसका आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र का तो गुड़ी पड़वा है, ये महाराष्ट्र का फेमस त्योहार है। आगे देखते हैं तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम का है। और असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप है। और जो कामाख्या मंदिर है वहां पर ही असम के अंदर ही अंबुबाची मेले का आयोजन भी किया जाता है। वर्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। महादेव भगवान को समर्पित है ये, और इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1010 ईस्वी के अंदर ही इसका निर्माण करवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी मदुरई के अंदर ही मीनाक्षी मंदिर। आगे देखते हैं भारत के अंदर ही शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो तमिल सबसे 2004 के अंदर ही तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत तो 2005 में दिया गया है। तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 के अंदर ही, मलयालम को 2013 के अंदर, और सबसे नवीनतम कौन सी भाषा है, तो उड़िया है, और इसको 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि भाषाओं का उल्लेख है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। पहले संविधान के अंदर ही कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। जो 15वीं भाषा है वो कौन सी है, तो वो सिंधी है, 15वीं भाषा का रूप में इसको दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो भारत के अंदर ही शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं। तो भरतनाट्यम ये नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली तथा मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का है। कुचिपुड़ू आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक तो ये उत्तरी भारत का है। सत्रिया ये असम का है, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया ही है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। सत्रिया भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम का है, और इसको शंकर देव का जो अंकिया नाटक है इससे इसको लिया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और इसको मंदिरों के अंदर ही रुक्मणी देवी के द्वारा किया जाता है। और इसकी फेमस कलाकार कौन है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना है।
मृणालिनी साराभाई, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसके अंदर ही थाल व मटका का नृत्य किया जाता है और इसकी फेमस नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी है वो इसके कलाकार है। आगे देखते हैं उड़ीसी। तो उड़ीसी की फेमस कलाकार कौन है? तो माधवी मुर्दुल है, केलुचरण महापात्रा है और संयुक्त पाणिग्राही है। तो ये नाम है इनका, याद रख लेना। आगे देखते हैं कथकली। कथकली केरल का है और इसके फेमस कलाकार है कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। और इसके अंदर कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो हरा रंग विजय का प्रतीक होता है और लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक होता है। कथक तो पंडित बिरजू महाराज है जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लच्छू महाराज तथा सितारा देवी, इन सबका संबंध कथक से ही है। मणिपुरी तो मणिपुर के अंदर ही जो झाबेरी बहन है वो मणिपुरी नृत्य के लिए फेमस है। मोहिनीअट्टम केरल का है और इसकी फेमस कलाकार कौन कौन है? तो कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी तथा भारती शिवाजी है वो मोहिनी अट्टम की फेमस कलाकार है। तो इनका नाम याद रखना वेरी इंपोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है, अष्टाध्यायी। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में है। बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखी गई है और बाण भट्ट है वो किसके समय थे? तो ये हर्षवर्धन के समय ही थे। आगे देखते हैं दिल्ली के विश्व विरासत स्थल के अंदर कौन कौन से शामिल है स्थल? तो लाल किला है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार है, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है। भारत के अंदर टोटल कितनी विश्व धरोहर सूची है? तो 40 है जिसमें से 32 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। तो मिश्रित के अंदर ही जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर, तो ये एक है जो कि मिश्रित के अंदर शामिल है। तो इसका नाम क्या है? कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर ही है। अन्य औरों को देखते हैं। सांची का स्तूप। तो जो सांची का स्तूप है इसको कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है? तो 1989 के अंदर शामिल किया गया था। और कहाँ पे है सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो नवीनतम स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा गुजरात के अंदर है जो कि नवीनतम स्थल है जिसको कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं अजंता एलोरा गुफाएं। तो महाराष्ट्र के अंदर है और इसको भी 1983 के अंदर ही इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था। तो अजंता एलोरा गुफा तथा ताजमहल इनको एक साथ ही शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको 1984 के अंदर शामिल किया गया है और इसका निर्माण गंग वंश के ही शासक नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1985 के अंदर शामिल किया गया है और ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान के अंदर ही। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको 1985 में शामिल किया गया है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए भी फेमस है। कहाँ पे ये? तो असम के अंदर ही है। आगे देखते हैं खजुराहो मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो 1986 के अंदर शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर है ये और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो 1989 के अंदर इसको शामिल किया गया है और सांची का स्तूप निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया है? तो 1993 में शामिल किया गया है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है और पूरा करवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया है। आगे देखते हैं भीमबेटका की जो गुफाएं हैं तो इनको 2003 के अंदर ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। रानी की बाव, तो इसको 2014 के अंदर शामिल किया गया है और रानी की बाव कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अंदर ही है। आगे देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 2016 के अंदर ही इसको मिश्रित धरोहर में शामिल किया गया है। अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया है। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तो तेलंगाना के अंदर है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है और जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय के अंदर है जो कि संभावित सूची के अंदर शामिल है, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के अंदर अमृत धरोहर है ये कितनी है? तो 14 है। नवरोज ये पारसी धर्म का नववर्ष है। कुंभ मेला है, कानबेलिया है और जो नवीनतम जो अमूर्त धरोहर है इसके अंदर किसको शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया गया है। तो ये याद रख लेना, हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अजंता महाराष्ट्र के अंदर ये गुफाएं हैं और इसके अंदर ही 29 गुफाएं जो कि किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
एलोरा गुफाएं, तो ये बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों से संबंधित है। आगे देखते हैं भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो गौरी है, और कहाँ पे, राजस्थान के अंदर ही। स्वांग ये हरियाणा का है। तमाशा तथा लावणी ये महाराष्ट्र का है। रम्मत ये उत्तराखंड का है। आगे देखते हैं पपेटी त्योहार, तो ये फारसी धर्म का है, और जो पारसी धर्म का ही जो नवरोज मनाया जाता है, तो नवरोज महीने का जो शुभ दिन होता है उसको पपेटी कहते हैं। आगे देखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया है, और इसका प्रकाशन है वो 1904 के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के ही विश्व धरोहर के अंदर कौन कौन सी स्थल शामिल है, तो खजुराहो मंदिर शामिल है, जिसको कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया है। सांची का स्तूप, तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया गया है। भीमबेटका के भी शैलाश्रय है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं कि सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा के अंदर है, और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के ही शासक जो नरसिंह देव वर्मन है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे देखते हैं लोक नृत्य और राज्य, तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। करगम तमिलनाडु का है, और जटन ये पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव, तो जो तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश का ही है। उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। कालिदास सम्मान, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। आगे देखते हैं बौद्धों के जो पवित्र अवशेष हैं, उन पर ही निर्मित जो गुब्दाकार छत है, तो छत वाली जो अर्ध गोलाकार संरचना है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्तूप कहते हैं। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान, तो इसको हर्मिका कहते हैं। एकाश्म की जो पहाड़ी है, यहाँ पर ही एलोरा का कैलाश मंदिर भी बना हुआ है, तो एलोरा कैलाश मंदिर है, इसका कहाँ पे बना है, तो एकाश्म पहाड़ियों पर ही, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं यहूदियों का धार्मिक पाठ, तो जो यहूदी है इनका धार्मिक पाठ को मूसा संहिता कहते हैं। और त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत कब होती है, कौन से महीने से होती है, तो चैत्र माह के अंदर ही होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही भारतीय नववर्ष है वो शुरू होता है। आगे देखते हैं गराडी लोक नृत्य, तो पुडुचेरी का है। घूमर, अग्नि तथा कानबेलिया नृत्य, तो ये राजस्थान के हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही किसकी जिम्मेदारी है, तो जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी है। और संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1952 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ललित कला अकादमी, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई है, और ये किससे संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी, तो इसकी स्थापना 1952 में की गई है। आगे देखते हैं चंडीगढ़ के ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन है, तो इनका नाम है नेकचंद। नेकचंद इसका रॉक गार्डन का सर्जक है। और चंडीगढ़ की जो कैपिटल बिल्डिंग है, इसका वास्तुकार कौन है, तो इनका नाम है ली कार्बूसियर। और ली कार्बूसियर है ये फ्रांस के वास्तुकार है। आगे देखते हैं केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारीपट्टू है। मणिपुर का मार्शल आर्ट, तो ये है थांगटा। आगे देखते हैं कोहलटम नृत्य शैली कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और छोलिया नृत्य शैली, तो ये छोलिया है वो कहाँ क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 के अंदर ही राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं महाकाल मंदिर कहाँ पे है, उज्जैन में। संगेरी मठ, तो ये चिकमंगलूर जिला के अंदर है। सूर्य मंदिर, तो ये कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। जैन मंदिर, तो ये राजस्थान के अंदर ही दिलवाड़ा के अंदर आबू पर्वत पे है। आगे देखते हैं कलमकारी चित्रकला, तो जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत के अंदर ही हस्त निर्मित जो सूती वस्त्र है, तो उसको क्या कहते हैं, कलमकारी चित्रकला कहते हैं। और ये कहाँ के है, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की ही ये फेमस है। आगे देखते हैं गणगौर उत्सव राजस्थान में। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल के मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है। आगे देखते हैं
आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपका कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका कुछ टाइम बचता है कि नहीं बचता है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। आगे देखते हैं, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है, तो ये फूलों को सजाने की एक कला है। और कहाँ की कला है, तो ये जापान की है। नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल त्योहार झारखंड का है। और झारखंड के अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, तो ओराव है, संथाली है, मुंडा है और सुइया है। ये यहाँ की जनजाति समुदाय है। आगे देखते हैं, रहुप लोक नृत्य कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। खारची लोक नृत्य, तो ये त्रिपुरा का है। भारत के अंदर ही जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तो 14 है। सबसे नवीनतम कौन सी है, तो दुर्गा पूजा है। आगे देखते हैं, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। आगे देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार की है, जिसको कि हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर, तो सूर्य मंदिर कोणार्क को कहते हैं। सप्त पैगोडा महाबलीपुरम के अंदर है। गोल्डन पैगोडा, तो ये गोल्डन पैगोडा का देश किसको कहते हैं, तो ये म्यांमार को कहते हैं। आगे देखते हैं, थाई फुसम त्योहार तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। किस भारतीय गायक और संगीतकार जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर ही अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है, तो किसके द्वारा ये स्थापना की गई है, तो बाल मुरली कृष्ण के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये साउथ के संगीतकार हैं। आगे देखते हैं, गजल गायकी, तो गजल गायकी कौन कौन है, तो बेगम अख्तर है, जिनको मल्लिका ये गजल भी कहते हैं। मल्लिका पुखराज है और पीनाज मसानी है। तो पीनाज मसानी तथा बेगम अख्तर है, ये भारतीय है। तथा मल्लिका पुखराज है, ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये पाकिस्तान की रहने वाली है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर और त्रिपुरा का है। काली घाट पेंटिंग कोलकाता की है। फड़ या स्क्रोल पेंटिंग ये राजस्थान की है। तो राजस्थान के अंदर ही देवनारायण तथा बापूजी की फड़ भी बाची जाती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। कलमकरी, तो ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद के द्वारा ही किस वर्ष विश्व धर्म संसद है, इसके अंदर भाग लिया गया था, तो 1893 के अंदर ही शिकागो यूएसए के अंदर भाग लिया गया था। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है और हरेला है ये आंध्र प्रदेश का है। आगे देखते हैं, विंदेशी नृत्य, तो ये बिहार का है। नेक्स्ट देखते हैं, राजबाड़ी के ही अखंड खंडहर है, वो किस राज्य के अंदर है, तो नागालैंड के अंदर है। और नागालैंड के ही जो दीमापुर स्टेशन है उसी के पास में है। तो राजबाड़ी है, इसकी आकृति किस प्रकार की है, तो ये मशरूम के समान इसकी आकृति भी है। आगे देखते हैं, भंगोरिया हाट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के ही जो भील समुदाय है उनके द्वारा ही भंगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं, झारखंड का लोकप्रिय संगीत नृत्य कौन सा है, तो इसका नाम है धमसा। और ये धमसा क्या है, तो ये वाद्य यंत्र है। और किस नृत्य पे किया जाता है, तो छऊ नृत्य पे ये किया जाता है। आगे देखते हैं, सिमिथी, तो सिमिथी तमिलनाडु के अंदर ही आग पर चलने वाला एक उत्सव है। अग्नि नृत्य, तो ये राजस्थान के अंदर ही जो जसनाती संप्रदाय है उनके द्वारा ही ये भी आग पर ही इस पर नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है, तो लेजिम है। तयोकुंभ सोमाई, जो कि अच्छी फसल के लिए ही आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है ये त्योहार, तो नागालैंड के अंदर। पोपियर क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। लोसांग त्योहार, तो सिक्किम के अंदर ही जो भूटिया लोग हैं वो नववर्ष पर लोसांग त्योहार मनाते हैं। आगे है, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। बैसाख, तो जो भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है उसको बैसाख के रूप में मनाए जाते हैं। और एक कब मनाया जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। छम नृत्य कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। और इसके अंदर ही जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ही बौद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बाघ गुफा चित्रकारी, तो मध्य प्रदेश का ही जो धार जिला है वो बाघ गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। सामूहिक लोक नृत्य, जो कि सिक्किम के लोगों का ही संरक्षक व देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो को क्या किया जाता है, तो छू फाट, जो छू फाट है
वो सामूहिक लोक नृत्य है जो कि सिक्किम के लोगों के द्वारा ही संरक्षक देवता व कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो ये क्या है? छू फाट। तो छू फाट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रख लेना। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 का एपिसोड नंबर 3 है, तो उसका रिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर जो साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविनास के द्वारा ही किया गया था। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? तो केलोनस लीनियस को कहते हैं। किसने जीवधारियों की जो पंच जगत है उसका वर्गीकरण दिया था? तो व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1969 के अंदर दिया गया था। तो पंच जगत के अंदर क्या क्या शामिल है? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक, पादप और जंतु शामिल है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन तो ये ओर्नियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन तो एंटोमेलॉजी कहलाता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो काइटिन के अंदर किया जाता है। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिश्रित रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीवद्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यू वेन होक के द्वारा ही जीवित कोशिका की खोज की गई थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जो भी एसएससी से संबंधित एग्जाम है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा किया गया है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्म, जो जीवाणुओं की कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन की है। सबसे बड़ी कोशिका तो जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसकी कोशिका सबसे बड़ी है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम में कहाँ पे पाई जाती है? तो पादप एंड जंतु दोनों के अंदर ही पाई जाती है। तारक काय का कार्य क्या है? तो कोशिका का विभाजन करना है। आगे है, प्रोटीन की फैक्ट्री तो ये राइबोसोम को कहते हैं और ये सबसे छोटी कोशिकांग भी है। अल्टमान के द्वारा ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी भी खोज की गई थी और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। आत्मघाती थैली तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पे संपन्न होती है? तो परिहरित के अंदर ही होती है। और कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। डीएनए नाइट्रोजनिक क्षारक, तो डीएनए के अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये खोज? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किसने दिया है? तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1962 के अंदर ही, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? तो यूरोसिल पाया जाता है। केंद्र की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका के अंदर कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण किया होता है? तो 2 का होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ही एक कोशिका के अंदर कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 का होता है। आनुवांशिकता का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मनुष्य के अंदर कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। वायु प्रदूषण के संकेतक कौन है? तो लाइकेन है, और लाइकेन जो कवक एंड शैवाल का जो सहज जीवन है वो भी लाइकेन कहलाता है। लाइकेन किसका सहज जीवन है? तो कवक एंड शैवाल का है। आगे देखते हैं, जीवाणु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो ल्यू वेन होक को कहते हैं। रेबीज टीके की खोज तो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। ये रेबडो वायरस भी कहते हैं इसको। वायुमंडलीय नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण तो राइजोबियम जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण तो ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है तथा CO2 का अवशोषण होता है। पौधों की वायु का निर्धारण कौन सी विधि से किया जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से किया जाता है। जाइलोम तो ये जल है वो जड़ से पौधों के ऊर्ध्वाधर भाग तक पहुंचाया जाता है। तो जो जाइलम की प्रक्रिया है उसके अंदर जल है वो पौधों की जड़ से लेकर पौधे के भाग तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम
तो ये खाद्य पदार्थ है वो पत्तियों से लेकर ही पादप तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें खाद्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है और जाइलम में जल को पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं वर्दी रोधक हार्मोन कौन सा है, तो एबीजीसी है, ये वर्दी रोधक हार्मोन है। और फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है, तो एथिलीन हार्मोन उपयोगी है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बुल्किनिया है। सबसे बड़ा पुष्प तो रेफलेसिया है। रक्त का पीएच 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय है। आगे है प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है वो निकालने के बाद शेष क्या बचता है, तो सीरम बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। एनीमिया रोग तो रक्त की कमी के कारण होता है। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। डेंगू के कारण ही रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं, तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बन पाता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण ही। रक्त समूह की खोज किसने की है, तो लैंड स्टेनर के द्वारा की गई है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। RS फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई है, तो वीनर लैंड स्टेनर के द्वारा ही RS फैक्टर की खोज की गई है। तो वीनर एंड लैंड स्टेनर के द्वारा की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। अब इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखते हैं अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। और किसका मतलब क्या काम करता है, तो प्रोटीन के पाचन में काम आता है। लाइपेज एंजाइम का कार्य तो वसा का पाचन करता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग तो ये एनिमल है और कहाँ पे पाया जाता है, तो दांत के अंदर ही। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। मानव शक्ति की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन कौन सा है, तो हिपेरिन है तथा विटामिन के है। आगे देखते हैं भोजन के अंदर ही जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का जांच है वो किस अंग के प्रयोग से लगाया जाता है, तो लीवर से लगाया जाता है। पूर्ण पाचक रस तो अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं और ये प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में उपयोगी है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। सिरा के अंदर रक्त तो सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। आगे देखते हैं हृदय कितनी बार धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट के अंदर 70 बार, एक धड़कन में 70 मिनट बार धड़कता है। आगे रक्त दाब मापने में यंत्र तो स्पिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई तो नेफ्रॉन कहते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही जो मूत्र का रंग है वो हल्का पीला होता है। आगे है EEG का प्रयोग तो मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन को बनाने में ही मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रयोग में किया जाता है, तो सेरिबलम का प्रयोग किया जाता है। जांग की हड्डी उसको क्या कहते हैं, तो फीमर कहते हैं और ये सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी तो स्टेपीज है और ये सबसे छोटी हड्डी है। आगे देखते हैं अस्थि के जोड़ को लिंगामेट कहते हैं। पसलियों के अंदर कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के अंदर ही पाया जाता है। ADH हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है, तो पीयूष ग्रंथि के अंदर ही होता है। और ADH एंटी डाईयूरेटिक्स हार्मोन है। वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। जड़ मानवता तथा घेंगा रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। रुधिर के अंदर ही कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाली पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन निष्कासित होता है, तो कैल्सिटोसिन हार्मोन है वो निष्कासित होता है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो मादा के अंदर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो पुरुष के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। CO2 का 70% परिवहन किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में ही होता है। आगे है पाइरूबिक अम्ल के निर्माण में किस प्रकार का शोषण किया जाता है, तो ऑक्सीशोषण। मनुष्य और पादप शोषण के दौरान कौन सी गैस है उसका अवशोषण होता है, तो O2 का अवशोषण होता है। आगे है
ऊर्जा मुद्रा, तो एटीपी के रूप में ही ऊर्जा होती है। यह कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी शर्करा बनती है, तो सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज, और ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के मिलने से कौन सी शर्करा का निर्माण होता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, प्रोटीन शब्द का प्रयोग तो वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। टेबर शुगर सुक्रोज को कहते हैं, ब्रेन शुगर तो ये गैलेक्टोज को कहते हैं, और फ्रंट शुगर तो ये फ्रक्टोज को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे है क्वासिओरकोर तथा मार्मस रोग है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। रतौती रोग तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्विन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम तो एस्कोर्बिकमल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी की कमी मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है, ये इसकी वैज्ञानिक नाम है। और सबसे ज्यादा विटामिन डी मतलब किसमें पाया जाता है, तो ये सूर्य के प्रकाश के अंदर पाया जाता है। आगे है विटामिन ए की कमी से बांझपन हो जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम तो फिलोक्विनोन है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, तो पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग तो प्लेग है, डिप्टीरिया है, टीबी है, काली खांसी है, टिटनेस है, टाइफाइड, न्यूमोनिया, हेजा तथा कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु जनित रोग है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, 21वें गुणसूत्र की ट्रामोसोमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र की ट्राइमोसोमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। हीमोफीलिया तो यह एक साई रोग है, और इसका वाहक कौन है, तो महिलाएं हैं, वो इसका वाहक होती हैं, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 जो सर के द्वारा शुरुआत करी गई है, तो उसका एपिसोड नंबर 4 है, उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रख लेना। अब देखते हैं, स्वेज नहर है, तो ये स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था, तो 1869 के अंदर ही स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया है। स्वेज नहर पर अधिकार किसका है, तो मिस्र देश है, इसका इस पे अधिकार है। मिस्र की राजधानी तो काहिरा है, वो मिस्र की राजधानी है। हाल ही के अंदर जो COP27 है, इसका आयोजन भी मिस्र के अंदर ही किया गया था, और भारत और मिस्र के द्वारा ही साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास का आयोजन भी किया गया था। और जो 74वें गणतंत्र दिवस है, उस पर मुख्य अतिथि भी मिस्र के राष्ट्रपति थे, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, करंट अपडेट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये है जी शंकर कुरूप, और ये कौन सी भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए ही इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नीलमणि फूप्पन को, और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, विश्व के अंदर ही कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है। गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा देश ये चीन है। दूध उत्पादन में सबसे बड़ा देश भारत है। बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, और तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चिली है। आगे, सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता देश कौन सा है, तो ब्राजील ही है। और जो ब्राजील के अंदर जो कॉफी की बंदरगाह है, उसको क्या कहते हैं, तो सैंटोस कहते हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे है, ग्रेमी पुरस्कार, तो ये संगीत से संबंधित है, और अब की बार किसको दिया गया है ग्रेमी पुरस्कार, तो रिकी केज को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। प्रीतजर पुरस्कार तो ये वास्तुकला से संबंधित है, और अब की बार ये चिपरफील्ड है, इसको दिया गया है। आगे है, BC रॉय पुरस्कार, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ओटावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नॉर्वे ओस्लो इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना के अंदर ही ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, आगे देखते हैं भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है। तो ये हैं सुब्बा लक्ष्मी पंडित। तो सुब्बा लक्ष्मी को कब दिया गया था भारत रत्न, तो 1998 में दिया गया है। लता मंगेशकर जी को तो 2001 के अंदर दिया गया था। रविशंकर को तो 1999 के अंदर ही इनको भारत रत्न दिया गया था, और ये सितार वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी को तो 2009 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया है, और ये शहनाई वादक हैं। पंपाज घास के मैदान कहाँ पे हैं, अर्जेंटीना में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी के अंदर। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और स्टेपी घास के मैदान है वो यूक्रेन के अंदर। तो इनको भी याद रख लेना। आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो पहली बार किसको दिया गया है, तो देविका रानी को दिया गया है, और ये कब दिया गया था, तो 1969 के अंदर दिया गया था। हाल ही के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये आशा पारेख को दिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है, और ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका के अंदर है ये। और इसकी ऊंची सबसे पर्वत मतलब चोटी कौन सी है, तो एकांगुआ है, ये इसकी ऊंची पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका की पर्वतमाला रॉकीज है, और इसकी ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट मैकिन्ले है। अफ्रीका के अंदर एटलस है, और इसकी चोटी का नाम है किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इसकी चोटी का नाम क्या है, तो कोसी है, ये इसकी चोटी का नाम है। एशिया के अंदर हिमालय पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वतमाला है, और ऊंची चोटी है एल्ब्रूज। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहले व्यक्ति कौन है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और इनको कब दिया गया था, तो ये 1966 के अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये ये 1954 के अंदर किन किन को दिया गया था, तो राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधा कृष्ण जी हैं, इनको 1954 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। 1990 के अंदर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 के अंदर ही भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 के अंदर दिया गया है। मदर टेरेसा विदेशी नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारत की नागरिकता है वो ग्रहण कर ली थी। आगे है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को 1990 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, और इनकी पार्टी का नाम है लाल कुर्ती दल। तो इसको भी याद रख लेना। ये RS मेंस के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं मसाई, ये आदिम जनजाति कहाँ की है, तंजानिया की है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। पिग्मी जनजाति तो कांगो गणराज्य में पाई जाती है, और ये सबसे छोटे कद वाली जनजाति है। सेम्पेन, जारवा व स्टेनली जनजाति है, ये अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। तो इसको भी याद रख लें, जारवा जनजाति इंपोर्टेंट है। आगे है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र के अंदर ही 1913 के अंदर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, पतंजलि के लिए ही। चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 के अंदर ही एडवर्ड जेनर को दिया गया था। चेचक के जो टीके हैं इसकी खोज के लिए ही इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के अंदर तो रोटजन को दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए। तो ये भी याद रख लेना। आगे है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना यहाँ की राजधानी है। झीलों का देश किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को। गोल्डन पैगोडाओं का देश म्यांमार को कहते हैं। और थंडर वाल्ट देश तो ये भूटान को कहते हैं। इसको भी याद रख लेना। आगे है BC रॉय पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विधान चंद्र रॉय है, इनके जन्म दिवस को ही मतलब 1 जुलाई को ही चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है।
और बिधान चंद्र रॉय हैं, ये पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो यूक्रेन के अंदर है। हाल ही के अंदर ये बंद भी हो गया है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेंस्की हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो 1986 के अंदर ही चेरनोबिल परमाणु त्रासदी भी हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है किस भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम लेखन साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, तो वर्तमान में 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो संविधान के अंदर भी उल्लेख है उनका, और 23वीं में हिंदी और 24वीं अंग्रेजी के अंदर। तो हिंदी के अंदर दिया जाता है बद्री नारायण। तो बद्री नारायण किसके लिए, तो तुमड़ी के शब्द के लिए ही दिया जाता है। अंग्रेजी में दिया गया है अनुराधा राय को। और राजस्थानी के अंदर दिया गया है कमल रंगा को दिया गया है अलेखू अब के लिए ही, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोवे नदी। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। तो कर्क रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार आपकी बार कौन से नंबर के हैं, तो 95 नंबर के हैं। और इसमें 2 को मतलब भारत के अंदर भी अब 2 को ये ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को, जो कि RRR मूवी का है, और ये संगीतकार है MM किरवानी को। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी क्यांग है, और कहाँ पे है, चाइना के अंदर। हवांगो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। आगे है 1930 के अंदर ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, तो ये दिया गया है पीरे क्यूरी, हेनरी बेकवेरेल और मेरी क्यूरी को दिया गया था रेडियोधर्मिता की खोज के लिए ही। आगे है विश्व के सबसे लंबे महाद्वीपीय रेलवे कहाँ है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि रूस के अंदर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। आगे है भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहते हैं, तो सिसिली का स्ट्राबोली है, इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहते हैं। विसुवियस तथा एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। और काकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे हैं। और इनके द्वारा ही जो भूदान आंदोलन है वो भी शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत के अंदर, तो वर्गीज कुरियन है। रैंड किस देश की मुद्रा है, तो दक्षिण अफ्रीका की है। टका बांग्लादेश की है। युआन चीन की है। और येन जापान की है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो यह है सुष्मिता सेन, जिसको कि 1994 के अंदर ही मिस यूनिवर्स किताब मिला था। सेकंड है लारा दत्ता, और थर्ड है हरनाज सिद्धू। तो हरनाज सिद्धू है, ये 3rd नंबर की है। तो 3rd नंबर की है, जिनको कि हरनाज सिद्धू को ही मिस यूनिवर्स का किताब जीता गया था, तो इनका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट और देख आगे है लैंड ऑफ 1000 लैक्स किसको कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। मैन बुकर पुरस्कार तो अनुदत्ती रॉय को दिया गया है। 1997 के अंदर ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही दिया गया था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए ही। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आइसलैंड के द्वारा किया जाता है। टिग्रिस नदी, जो कि इसको दजला फ्रात नदी भी कहते हैं, ये इराक के अंदर है। इराक की राजधानी बगदाद है। और दजला फ्रात नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी विकसित हुई थी, तो इसको भी याद रख लेना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो ये KS कृष्णन को दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है। आगे है AR रहमान को ही 2009 के अंदर ही अकादमी अर्थात ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो ये स्लम डॉग मिलेनियर्स के रूप में ही दिया गया है। और ये जय हो सॉन्ग के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे है चाहबार बंदरगाह, तो ईरान के अंदर है। और ईरान की राजधानी तेहरान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली है। और कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के। और वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो बोत्सवाना के अंदर ही पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल, तो इसको भी याद रख लेना। WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। और WTO की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1995 में की गई है। इसकी पहली महिला महासचिव कौन है, तो नागोजी ओंकाजा इवेला है, तो ये याद रख लेना।
नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। आगे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरन द्वीप है और ये अंडमान निकोबार के अंदर ही पाया जाता है। अंडमान को निकोबार से अलग कितने डिग्री करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। विशेष आहरण अधिकार मुद्रा तो ये IMF के द्वारा ही जारी की जाती है। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC IMF का हेडक्वार्टर है। और IMF का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये एंडोरा है। IMF को ही मतलब विश्व बैंक की क्या कहते हैं? जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। ब्रेटन वुड्स के अंदर ही 1944 के अंदर ही IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, रेड इंडियंस किस देश के मूल निवासियों को कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर ही है और ये 15 न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों के लिए होता है। आगे है, विश्व की सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत के अंदर सांगपो नदी भी कहते हैं और ये कहाँ पे है? असम के अंदर। इंटरपोल का मुख्यालय तो ये लियोन्स के अंदर है और इसकी 90वीं बैठक है वो भारत के अंदर ही आयोजित की गई थी। मोती द्वीप बहरीन को कहते हैं और बहरीन की राजधानी है मनामा। आगे है, UNO का नवीनतम सदस्य देश तो दक्षिण सूडान है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके अंदर वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और UNO के अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। आगे है, पाक जल संधि तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। आगे है, 49 डिग्री तो USA और कनाडा को अलग करता है 49 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? तो ये अरबी है। और कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? तो चीनी है, फ्रेंच है, इंग्लिश, रूसी और स्पेनिश तथा अरबी, ये संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं। आगे है, FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम इटली के अंदर है। और FAO की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। सू नहर तो सुपिरियर झील तथा हुरून झील है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। सुपिरियर झील को मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील भी है और जो शिकागो शहर है वो भी सुपिरियर झील के किनारे हैं। सुपिरियर झील के किनारे है, मिशिगन झील है, उसके किनारे शिकागो शहर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, खुमसीन हवा मिस्र में चलती है, चिनुक USA में, सिरोको इटली के अंदर, गिबली लीबिया के अंदर। आगे है, डेन्यूब नदी है, ये 10 देशों से गुजरती है। यूरोप के जो 10 देश हैं उनसे गुजरती है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहते हैं और डेन्यूब नदी के किनारे ही हंगरी शहर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, करतारपुर गुरुद्वारा को ही डेरा बाबा नानक से कौन सी नदी जोड़ती है? तो रावी नदी जोड़ती है और रावी नदी को ही वेदों के अंदर परुषणी नदी भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। मेडागास्कर कहाँ पाया जाता है? तो हिंद महासागर के अंदर है, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली जो सीरीज चल रही है 3.0 उसका एपिसोड नंबर 5 है, उसका रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 को ही शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहला ओलंपिक है वो कब हुआ था? तो 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस के अंदर ही पहला ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ओलंपिक का इसके अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के? तो ये है थॉमस बोग। 33वां ओलंपिक है, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर ही 2024 में किया जाएगा तथा जो 34वां ओलंपिक है इसका आयोजन 2028 के अंदर ही लॉस एंजल्स के अंदर किया जाएगा और जो 32वां खेल है वो टोक्यो जापान के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये है PT उषा। थॉमस कप तथा उबेर कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप तो इसके पिछली बार ही इसका विजेता भारत बना है, किसको हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर ही बना है। उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये महिलाएं जो खेलती है उसको क्या कहते हैं? उबेर कप। और थॉमस कप है ये मेल से संबंधित है। आगे है देवधर व रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी
और सी के नायडू ट्रॉफी है, ये किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी तथा डूरंट कप ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 के अंदर की गई है और अब की बार इसका विजेता कौन बना है? तो कर्नाटक इसका विजेता बना है, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इसमें पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन ओपन और फोर्थ है यूएसए ओपन। तो 2023 के अंदर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर मेल में विजेता कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच, और फीमेल में विजेता तो ये है आर्या सबलेंका। और ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल के अंदर विजेता कौन बनी है? तो राफेल एंड स्टेफनी, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्राजील के। किसको हराकर? तो सानिया मिर्जा को ही हराकर ही ये विजेता बने हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, बास्केटबॉल खेल के अंदर ही दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11-11 खिलाड़ी। फुटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद रख लेना। अब इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और देखते हैं, हॉकी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11-11 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7-7 खिलाड़ी। रग्बी में 15 खिलाड़ी, कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी, खो खो में 9-9 खिलाड़ी और वॉलीबॉल के अंदर 6-6 खिलाड़ी होते हैं। आगे है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो कानपुर के अंदर है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। आगे है, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स है, लॉन्ग जंप से संबंधित है। कोनोरी हम्पी का संबंध, ये शतरंज की खिलाड़ी है। 1928 के अंदर ही एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर ही हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, तो उस समय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये है जयपाल सिंह, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। वन डे वंडर्स पुस्तक किस खिलाड़ी की है? तो सुनील गावस्कर की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बायोपिक किसकी है? सौरव गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वेव सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव सुरेश रैना की है। द टेस्ट ऑफ लाइफ युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। नो स्पाइन सेन मोन की ऑटोबायोग्राफी है। 800 ये मुथैया मुरलीधरन की ऑटोबायोग्राफी है, तो इसको याद रख लेना। आगे है, एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे? तो 1951 के अंदर ही नई दिल्ली में हुए थे और 2022 के अंदर ही जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन होंगजाऊ चाइना के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, मक्का ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? तो जो लॉर्ड्स का मैदान है लंदन के अंदर ही, इसको ही क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। भारत के द्वारा ही पहली बार वनडे के अंदर जो जीत हासिल की थी 1982 के अंदर ही कपिल देव के नेतृत्व के अंदर, तो यहीं से जीते थे। वुल्स आई शब्द शूटिंग से संबंधित है। क्रिकेट बैट लिए विलो कहाँ प्राप्त किए जाते हैं? तो ये पर्णपाती या पतझड़ वन से प्राप्त किए जाते हैं। हरियाणा तूफान या हरियाणा का हरिकेन किसको कहते हैं? कपिल देव को। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन मलेशिया में किया जाता है। आगे है, ब्राबोन स्टेडियम, ये भारत का पहला स्थायी खेल स्टेडियम है जो कि मुंबई के अंदर ही है। 2022 के अंदर ही राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी बर्मिंघम यूके के अंदर ही हुई थी और कौन से नंबर का था? ये 22वें नंबर का है, जिसके अंदर ही ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 4th नंबर का है और भारत के द्वारा टोटल 61 पदक जीते गए थे इसमें। आगे है, वेलिंगटन ट्रॉफी नौका विहार से संबंधित है। ओलंपिक खेलों के अंदर ही एकल वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा ही 2008 के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें 10 मीटर शूटिंग के अंदर ही स्वर्ण पदक जीता गया था। और सेकंड गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर जीता गया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। आगे है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही भारत का पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा ही वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता गया है। 32वां
सॉरी, ये टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का है और इसमें भारत के स्थान कौन सा है, तो 48वां स्थान है। इसमें भारत के द्वारा 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते गए थे। तो 2 सिल्वर तो मीराबाई चानू और रवि दहिया के द्वारा, और 4 ब्राउन जीते गए थे पीवी सिंधु हॉकी टीम, बजरंग पूनिया और लवलीना बोरगोहन के द्वारा जीते गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। आगे फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ज्यूरिख के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1904 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और फीफा के वर्तमान में हेड कौन है, तो इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में हेड है। आगे है ब्लेड रनर नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ओस्कर कार्ल प्रिस्टोरियंस है, ये ब्लैक रनर के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है, तो इसको भी याद रख लेना। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो यह बिलियर्ड्स स्कूनर से संबंधित है। 7 बार ओलंपिक के अंदर ही भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो यह है लिएंडर पेस। तो इनके द्वारा ही 1996 के अंदर ही अटलांटा ओलंपिक के अंदर पहली बार भाग लिया गया था और लास्ट ओलंपिक रियो के अंदर भाग लिया गया था। आगे है ओलंपिक्स के अंदर ही झंडे में कितनी रिंग्स होती हैं, तो 5 रिंग होती है, जो कि 6 महाद्वीपों से संबंधित है, जिसमें नीला, हरा, लाल, पीला वो काला रंग प्रदर्शित की जाती है इनके द्वारा ही। डेविस कप ये लॉन टेनिस से संबंधित है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से संबंधित है और इसके द्वारा ही रियो ओलंपिक के अंदर ये 4th स्थान पर रही थी। टेनिस ये मतलब खेल, और इसके कौन कौन से शब्दों का यूज किया जाता है, वो है टेनिस में कोर्ट का उपयोग किया जाता है, बेसबॉल में डायमंड का, और क्रिकेट के अंदर पिच का मतलब शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। गेम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो चेस से संबंधित है, और चेकमेट ये भी चेस से संबंधित ही है। आगे है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर किए जाएंगे। फीफा विश्व कप 2022 ये 22वें नंबर के ही हैं और इनका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। इसका शुभंकर है लायू, विजेता बनी है अर्जेंटीना, उप विजेता बना है फ्रांस, और इसमें गोल्डन बॉल का पदक किसको मिला है, तो लियोनेल मेसी को, और गोल्डन बूट है ये है एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज की क्लास के अंदर अपन जो 7 फेरों वाली सीरीज 3.0 है, इसका एपिसोड नंबर जो 6 है इसका रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नैनोमीटर के अंदर 10 की पावर -9 मीटर होता है या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं, जब एक कार की गति को दुगनी करने पर ही उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल है वो कितना लगाना होता है, तो इसका 4 गुना लगाना होता है। ये न्यूटन की गति के नियम के कारण ही होता है। तो न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो 3 नियम है। पहला है जड़त्व का नियम, और सेकंड है संवेग संरक्षण का नियम, और थर्ड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही पानी की सतह पर हल्की रखी जो लोहे की सुई है वो तैरने लग जाती है, और जो गर्म सूप है वो स्वादिष्ट लगता है। तो किसके कारण लगता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही लगता है। वर्षा की बूंद का गोल होना ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। तो इनको भी याद रख लेना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए ही न्यूनतम पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, पानी में ही किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन है वह घटने के बाद में उसमें वृद्धि होने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि 0 से लेकर 4 डिग्री तक घनत्व वो बढ़ता है और 4 से लेकर 10 डिग्री तक घनत्व वह कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। तो इसको भी याद रख लेना। घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। आगे देखते हैं, पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। कहाँ पर, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ही। और पहला पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 के अंदर ही रियो ब्राजील के अंदर किया गया था। बैरोमीटर जो रीडिंग है वो अचानक तेजी से गिरने पर तूफान या आंधी आ जाती है। जब बैरोमीटर वो नीचे धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होती है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है।
जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है। जड़त्व के नियम, तो बस से मुड़ने पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो बाहर की ओर गिरता है, तो ये जड़त्व का पहला नियम लागू होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। 2023 के अंदर इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। और भारत के अंदर वर्तमान टाइगर कितने हैं 2022 के अंदर, तो 3167 है। सर्वाधिक टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शाकला को कहा जाता है। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं केशिकात्व। तो केशिकात्व के कारण ही लैंप, बत्ती, तेल, जो लैंप के अंदर जो बत्ती होती है उसके कारण जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है। फाउंटेन पेन से जो स्याही है वो गिरना, वो किसके कारण होता है, तो केशिकात्व के कारण ही होता है। आगे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जब कोई वस्तु है पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार है वो बदल जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है। आगे देखते हैं पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। दूध को मथने से क्रीम अलग होने की घटना अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित है। आगे है आर्द्रभूमि संरक्षण। तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के अंदर ही। 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। 2023 की थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इस बार की थीम है। वर्तमान के अंदर भारत में 75 रामसर साइट है और सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय वन रिपोर्ट ये कहाँ से जारी की जाती है, तो देहरादून उत्तराखंड से ही। पहली बार 1987 में जारी की गई थी और ये हर 2 वर्ष के अंदर ही जारी की जाती है। भारत के अंदर ही क्षेत्रफल में मैक्सिमम वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, मिनिमम हरियाणा का है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मिजोरम का है और न्यूनतम हरियाणा का है। सबसे ज्यादा वनों के अंदर वृद्धि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं हर्ट्ज आवर्ती की इकाई है, जूल ऊर्जा का है, न्यूटन बल का है, पास्कल दाब का है, प्रतिरोध ओम का है और एंगस्ट्रोम तरंगदैर्घ्य का है। दबाव की ऐसा इकाई क्या है, तो ये पास्कल है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और इस बार की विश्व जल दिवस की थीम क्या है, तो इन्वेस्ट ओवर प्लेनेट, ये इस बार की थीम है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 1 समुद्री मील बराबर में 1852 मीटर होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही होती है। चमगादड़ द्वारा ध्वनि, तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि यूज की जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही। और ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये लागू किया गया था 2005 के अंदर। हवा के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। सर्वाधिक ध्वनि का वेग होता है ठोस के अंदर और निर्वात के अंदर ध्वनि का वेग नहीं होता है, तो इसको भी याद रख लेना। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही। ओजोन दिवस का मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आगे है सूर्य का प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो ये अवरक्त भाग करता है। पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरणें हैं ये स्किन कैंसर के लिए ही उत्तरदायी है। खतरे के सिग्नल प्राय लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि इनका विचलन है वो सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम लाल रंग की होती है और मिनिमम होती है बैंगनी रंग की, तो इसको भी याद रख लेना। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। हीरे का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। और मरी मृत्तिका रेगिस्तान के अंदर जो मरी मृत्तिका का बनना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है और COP28 का आयोजन यूएई के अंदर किया जाएगा। COP26 का आयोजन ग्लासगो के अंदर किया गया था और UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी के अंदर ही।
आगे देखते हैं, वस्तु को छोटा करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब दाढ़ी या शेविंग करने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और वाहन चलाने के लिए ही, जो पीछे की साइड के अंदर ही जो वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए दिष्ट धारा का बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगे होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन है जो सूर्य की ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। और हाइड्रोजन बम है वो जो नाभिकीय संलयन के आधार पर ही बनाए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम व परमाणु भट्टी आधारित है। अर्धचालक, तो सिलिकॉन व जर्मेनियम है, ये अर्धचालक होते हैं। तो इनको भी याद रख लेना। मैंने फटाफट ये रिवीजन करवाया है क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर क्लास करवाने का क्या मतलब है। तो आपका मतलब प्रॉपर टाइम भी बच जाए और इस क्लास की मतलब आपको पीडीएफ भी मिल जाए, तो इसी वजह से ये क्लास ली जाती है। 7 फेरों वाली सीरीज नंबर 3.0 का जो एपिसोड नंबर 7 है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आकस्मिक निधि, तो जो आकस्मिक निधि है ये अनुच्छेद नंबर 267 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है और इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत की संचयन निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 में किया गया है और इस निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। और ये विनियोग विधेयक है ये भी संचयन निधि पर ही आधारित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ही, और ये प्राण जो निजता का अधिकार है ये पुट्टा स्वामी केस है, ये निजता के अधिकार से ही संबंधित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लागू किया जाता है और इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर जो 20 व 21 है ये जब ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो ये निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है और अभी तक भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया। आगे देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार के अंदर ही है और इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और ये 6 डिग्री 45 मिनट पर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है माना दर्रा, नीति दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर ही है। शिवकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, तो चना है, राई है, गेहूं है, मटर है, जौ है, सरसों है, ये सब रबी की फसलों के अंदर ही आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसको UNSSDN के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक कौन सी है, तो 126वीं रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर ही। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो ये IMF के द्वारा जारी की जाती है, तो इसको भी याद रख लेना। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, इसका गठन अनुच्छेद नंबर 323(1) के तहत किया गया है और यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर ही। भाग 14(1) के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 323(a) जोड़ा गया है। भारत के संविधान के अंदर ही वर्तमान में अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है, भाषाएं 22 हैं और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर ही। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, कि 394 के अंदर ही उल्लेख है कि संविधान कब लागू किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 में है। GST काउंसिल का उल्लेख यह अनुच्छेद नंबर 279(1) के अंदर है और ये GST काउंसिलिंग है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे है, अनुच्छेद नंबर 83(2) के अंदर ही लोकसभा के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के अंदर ही लोकसभा का कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है, NSO के द्वारा ही। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि है, सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर विनिर्माण, विद्युत और उद्योग है और जो तृतीय क्षेत्र है इसके अंदर सेवा क्षेत्र शामिल है।
आगे है अनुच्छेद नंबर 1 के अंतर्गत राज्य व यूटी है जो कि भाग 1 के अंदर है ये। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 4 तो नए राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और यह अनुसूची 1 के अंदर ही संविधान के अंदर ही नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। तो नए राज्यों का जो निर्माण है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची नंबर 1 के अंदर है। आगे है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये अब हाल ही के अंदर ही एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति में कि इसमें समिति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। तो इनकी समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। आगे है जारवा जनजाति तथा सैंडलिंज और निकोबारी जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती हैं। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे है ट्रांस हिमालय की चोटी, तो कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब ट्रांस हिमालय के अंदर ही पाई जाती हैं। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू गोडविन है। एल नीनो की घटना से भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय मानसून है वो कमजोर पड़ जाता है। और ला नीनो की घटना से भारतीय मानसून है वो प्रबल हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। आगे है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जो सिक्कों को द्वारा जो कृपाण धारण करना होता है वो उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारी है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है भागीरथी नदी पर ही। आलमाटी बांध कर्नाटक के अंदर है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। मेटूर बांध तमिलनाडु के अंदर है कावेरी नदी पर। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है कोर मुद्रास्फीति के अंदर ही हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंदर ही खाद्य व ईंधन जो मुद्रास्फीति है इसको घटाने पर ही कोर मुद्रास्फीति निकलती है। तो जो कोर मुद्रास्फीति है ये हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंदर ही खाद्य व ईंधन जो मुद्रास्फीति है इसको घटाने पर ही निकलती है। तो ये भी याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही शिक्षा के अधिकार से संबंधित ये जोड़ा गया था अनुच्छेद नंबर 21(1) के अंदर ही। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि का शासन है। बेरीबाडी का केस हुआ था 1960 के अंदर ही, तो उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती 1973 के अंदर ही प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। तो इसको भी याद रख लेना। सेकंड पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल है उस पर जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है ये आधारित है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है नर्मदा व बेतवा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। संविधान में हमारे देश का उल्लेख ये भारत और इंडिया नाम से है। अनुसूची नंबर जो 7 है उसके अंदर सूचियाँ हैं जो कि समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची से संबंधित उल्लेख है। ये अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। तो संघ सूची के अंदर रक्षा, विदेश, रेलवे ये शामिल है। राज्य सूची के अंदर कृषि व पुलिस है और समवर्ती सूची के अंदर ही जनसंख्या व वन है। तो इनको याद रख लेना। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 32 के तहत रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी की जाती है। तो रिट है ये 5 प्रकार की जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषणा और अधिकार परीक्षा। तो इनको याद रख लेना। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर किया गया है। जलोढ़ मृदा ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहते हैं, खादर नई जलोढ़ को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये H.J. कानिया थे।
योजना अवकाश तो ये 1966 से 69 तक रहा था। तो 1966 से 67 तक 1 साल, 1967 से 68 तक और 1968 से 69 तक 1-1 साल तक के योजना अवकाश रहा है। मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को वर्तमान में विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत। कोरोमंडल तट के अंदर ही अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर वर्षा होती है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 के अंदर शुरू किया गया था, 2023 के अंदर इसको 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, 2023 के अंदर इसको 50 वर्ष पूरे गए हुए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर है। डोल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अनुसूची नंबर 10 के अंदर ही दल बदल संबंधी कानून है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर दल बदल से संबंधी डाला गया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। कोडरमा क्षेत्र ये अभ्रक उत्पादन के लिए है। आरबीआई द्वारा ही मौद्रिक नीति है, ये साल के अंदर 6 बार जारी की जाती है, हर 2 महीने के अंदर 1 बार। महाधिवक्ता संबंधी उल्लेख अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर है और महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद परंत ही अपने पद को धारण करता है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।